सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में और प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रतिरक्षी की संरचना को समझते हैं और उसके बाद हम प्रतिरक्षियों के प्रकारों को भी समझ लेंगे। आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ चुकी होगी जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। तो आप देख सकते हो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। और यहाँ पे लिखा भी है कि आकार इसका कैसा होता है, अंग्रेजी के वाई के समान होता है। स्ट्रक्चर कैसा है, वाई आकार जैसा है। चलिए अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर 4 संरचनात्मक इकाइयों से निर्मित होती है। अब आप कहोगे कि सही 4 संरचनात्मक इकाइयाँ कहाँ पे हैं, कौन सी है? हम इन 4 संरचनात्मक इकाइयों को 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी कह देते हैं। तो हम इन 4 संरचनात्मक इकाइयों को 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कह सकते हैं। अब आप आ चुके हैं इस प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर। इसके अंदर 4 प्रकार की, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती। कौन कौन सी? देखिए, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो गई? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो गई। चलिए आगे। अब अगर हम इस 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का विभाजन करें तो हमारे सामने 2 भारी निकल के आएगी जिसको हम हैवी कहते हैं, H से डिनोट करते हैं। 2 हल्की होगी, छोटी होगी, जिसे हम लाइट से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 2, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये दोनों विद्यार्थियों कैसी है? छोटी है, इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे? लाइट। इसको भी क्या कह देंगे? लाइट। यानी कि इन 4 में से 2 तो होती हैं लाइट यानी कि हल्की, और 2 ये वाली जो विद्यार्थियों हैं इसको हम कह देंगे हैवी। 2 कैसी होती हैं? हैवी होती हैं। तो प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 2 भारी व 2 हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। भारी श्रृंखला की अगर विद्यार्थियों हम बात करते हैं तो वो 440 एमिनो अम्ल से बनती हैं और हल्की बनती हैं 220 एमिनो अम्ल से। ये वाली कितने से बनती हैं? 220 एमिनो अम्ल से। ये वाली कितने से बनती हैं? 440 एमिनो अम्ल से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बनती हैं 440 एमिनो अम्ल से, और ये वाली कितने से बनती हैं? 220 एमिनो एसिड से बनती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं HL डाइमर या HL द्विलक की कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये एक हल्की श्रृंखला है, ये भारी श्रृंखला है। ये हल्की श्रृंखला है, ये भारी श्रृंखला है। आपस में डाइसल्फाइड बंध से जुड़े हुए हैं। आपस में किससे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये दोनों जुड़ेंगे तो एक द्विलक बनेगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो एक द्विलक बनेगा। एक प्रतिरक्षी के अंदर कितने द्विलक बनते हैं? 2 द्विलक बन जाते हैं। और देख लीजिए कि एक हल्की ये वाली, एक भारी ये वाली, आपस में जब मिलती है तो HL द्विलक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो ये आधा पोर्शन है ये कहलाएगा HL डाइमर। ये आधा पोर्शन ये क्या कहलाएगा? HL डाइमर। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? 2 HL डाइमर कहलाएंगे। प्रतिरक्षी का निर्माण कितने द्विलक से होता है? पहले बता चुका हूं, 2 द्विलक से होता है। एक द्विलक में एक हल्की वो एक भारी श्रृंखला आपस में किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये तो हल्की संरचना हो गई, ये भारी संरचना हो गई। अब ये हल्की संरचना और भारी संरचना आपस में कैसे जुड़ी हुई है? इस बंध के द्वारा। और ये बंध कैसा है? डाइसल्फाइड बंध है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हल्की है, ये भारी है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं।
प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्थिर भाग और दूसरा होता है अस्थिर भाग। कितने भाग होते हैं विद्यार्थियों? इस प्रतिरक्षी की संरचना में दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है स्थिर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन, और एक होता है अस्थिर भाग जिसे हम कहते हैं वेरिएबल पोर्शन। तो कुल मिला के दो पोर्शन होते हैं एक प्रतिरक्षी के अंदर। अस्थिर भाग या जिसे हम कहते हैं FAB, इसको हम पढ़ते हैं, ये भाग प्रतिजन से क्रिया करता है। यह भाग श्रृंखला NH2 श्रेय की ओर होता है, यानी कि ये वाला पोर्शन किसकी बात करी है? NH2 श्रेय की ओर करी, और ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है विद्यार्थियों V का मीन्स वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है अस्थिर, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। NH2 श्रेय की ओर वेरिएबल पोर्शन हो गया, अस्थिर भाग हो गया। अस्थिर भाग हमेशा किससे क्रिया करेगा? प्रतिजन से क्रिया करेगा, सीधी सी बात है, प्रतिजन से क्रिया करेगा। बस आगे चलते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों स्थिर भाग, जो कि कहाँ की ओर, जो किस ओर होता है विद्यार्थियों? जो होता है COOH अंश की तरफ। ये पूरी श्रृंखला हो गई। ये श्रृंखला का नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? COH भाग कहलाता है। तो ये जो कांस्टेंट जितना भी पोर्शन है विद्यार्थियों, ये क्या कहलाता है? कांस्टेंट को हिंदी में स्थिर ही कहते हैं। नेक्स्ट है हिंज या कब्जे। ये विद्यार्थियों लचीले होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ये वाली संरचना बनी है, ये क्या है? हिंज व कब्जे हैं। ये हिंज रीजन है। हिंज, इसको हिंज भी कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं? कब्जे भी कह सकते हैं। ये काफ़ी लचीले होते हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल। लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल या क्या होते हैं? लचीले होते हैं। लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु को समाहित कर अभिक्रिया कराने में क्या करता है? मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए कि अगर कोई प्रतिजन, इस प्रकार का कोई अगर प्रतिजन आ रहा है, तो ये आसानी से इसके अंदर समाहित हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रतिरक्षी के आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि प्रतिजन कुछ अलग प्रकार का आ गया, जैसे कि इस टाइप का कोई प्रतिजन आ गया, अब इस टाइप के प्रतिजन को इसमें समाहित करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन। ये वाला प्रतिजन का पोर्शन किससे रिएक्शन करेगा? प्रतिरक्षी से करेगा। तो प्रतिरक्षी का जो ये वाला पोर्शन है, वेरिएबल पोर्शन, ये क्या हो जाएगा? यूं चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा होगा तभी ये अंदर आएगा, और तभी ये क्या होगा? प्रतिजन नष्ट होगा। तो क्या कहेंगे? हिंज रीजन या कब्जे जो होते हैं, वो प्रतिजन के छोटे बड़े अणुओं को किसमें समाहित करवाता है? प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग में समाहित करा देता है। तो ये तो विद्यार्थियों हो गई स्ट्रक्चर, संरचना। किसकी संरचना? प्रतिरक्षी की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकारों की, कि प्रतिरक्षियों के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मली प्रतिरक्षियों के प्रकार आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और इन भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के आधार पर ही प्रतिरक्षियों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भागों में विभाजित करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया था? प्रतिरक्षी समझाया था। तो इसके अंदर मैंने 2 प्रकार की क्या बताई थी? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बताई थी, भारी और हल्की। तो यहाँ पे जो ये भारी श्रृंखला होती है विद्यार्थियों, ये टोटल 5 टाइप की होती हैं, और इन्हीं 5 टाइप के आधार पे प्रतिरक्षियों को भी कितने टाइप में बांटा जाता है? 5 टाइप के अंदर बांटा जाता है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे प्रदर्शित होगी। इसके अंदर कौन सा प्रतिरक्षी प्रेजेंट है वो यहाँ पे शो होगा, और उन प्रतिरक्षियों के क्या वर्क होते हैं, क्या कार्य होते हैं, वो इसके सामने दिखाई देंगे। सबसे पहला, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अगर अल्फा होती है तो उसके अंदर जो प्रतिरक्षी प्रेजेंट होता है वो IgA होता है, अल्फा ए।
अल्फा ए, IgA। और ये IgA जो है ये माँ के दूध में उपस्थित एकमात्र प्रतिरक्षी होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है, IgA। दूसरा, अगर विद्यार्थियों प्रतिरक्षी के अंदर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला गामा आ रही है तो गामा से G, यहाँ पे भी G, तो अगर गामा है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? IgG। और IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आवल से कहाँ पहुंचता है? भ्रूण तक जाने वाला प्रतिरक्षी है। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी होता है जो मां से आवल के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। तो आवल से भ्रूण तक जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी IgG। डेल्टा को कैसे लिखोगे? डेल्टा को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा। अब डेल्टा का पहला D, यहां भी D लिख दिया। गामा को कैसे लिखोगे? गामा G, ये G लिख दिया। अल्फा को कैसे लिखोगे? अल्फा A, लेकिन जो यहां पे पहला अक्षर आएगा वो पीछे भी वही अक्षर आएगा। तो डेल्टा या IgD ये हमारा क्या होगा? तीसरा प्रतिरक्षी हो जाएगा। चौथा प्रतिरक्षी एप्सिलॉन। अगर विद्यार्थियों किसी प्रतिरक्षी के अंदर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या आ रही है? एप्सिलॉन आ रही है, तो उसके अंदर जो प्रतिरक्षी प्रेजेंट होगा वो IgE होगा और ये एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी होता है। आखिर में बात करते हैं, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अगर म्यू होती है तो उसके अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी IgM होता है और सबसे पहले जो प्रतिरक्षी उत्पादित होती है वो IgM ही होती है। सबसे पहले कौन सी प्रतिरक्षी उत्पादित होती है? IgM उत्पादित होती है। और IgM के बाद दूसरी कौन सी उत्पादित होती है? IgG उत्पादित होती है। कुछ प्रतिरक्षियों की संरचना कैसी होती है वो यहाँ पे दी गई है। IgA की संरचना द्विलक, IgM की संरचना पंचलक और अन्य जितनी भी होती है उनकी संरचना एकलक या मोनोमेरिक होती है। तो विद्यार्थियों ये ऑल ओवर हमारी आज की क्लास थी, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा प्रतिरक्षी की संरचना और उसके साथ में आपने क्या पढ़ा? उसके साथ में आपने पढ़ा प्रतिरक्षियों के प्रकार। अगर आपको यहाँ से वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लगातार जुड़े हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।